हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले आपने सारा वीडियो देख लिया था, बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया था। आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इमेज से भी समझेंगे और थ्योरेटिकल देखते हैं क्या होता है। तंत्र वही होता है जो सारा सिस्टम, ये सिस्टम उसी को आते हैं जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया। एक एक चीज़ को मिला के एक बड़ा सा कंप्यूटर बना दिया जाता है। CPU, माउस, कंप्यूटर, कीबोर्ड मिला के एक सिस्टम बना दिया जाता है, उसी को सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर का सिस्टम हो गया, ऐसे ही हम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी बोलते हैं हिंदी में श्वसन तंत्र। ये एक इसका तंत्र हो गया। एक एक तंत्र को मिला के एक समूह बन जाता है, उसी को हम तंत्र बोलते हैं। मतलब श्वसन करने का वैसा समूह जो श्वसन करने की क्रिया में सहायता करता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र हम लोग बहुत सारे, जो भी हम लोग बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये गलत है। ऑक्सीजन के साथ बहुत कुछ लिया जाता है साथ में, और बहुत कुछ छोड़ा भी जाता है। ऐसे नॉर्मली बोल दिया जाता है ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक, सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर श्वसन का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता करता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें बहुत सारे अंग भी होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जानते होंगे सांस किससे लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि नाक से सांस लेते हैं। तो नाक बंद किए तो मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो ये हमारे सांस लेने की ये तंत्र नहीं हुआ। सांस हम लोग फेफड़ा से लेते हैं, फेफड़ा से हम लोग सांस खींचते हैं और इसी से छोड़ते हैं। सांस फेफड़ा से लेते हैं, फेफड़ा से खींचते हैं और इससे छोड़ते हैं। ये जो नाक और मुंह हो गया, ये सांस लेने का हमारा रास्ता हो गया। यहीं से हम लोग सांस लेते हैं, मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर का जो भी हवा होता है यहीं से जाता है, नाक से जाता है और मुंह से जाता है। तो ये हम लोग समझ लिए। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण हम उसे कहते हैं जो हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेने की क्रियाएं में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ये ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? जब तक हम लोग सांस लेते हैं हमारे बॉडी हीटिंग रहता है। हम लोग सांस नहीं लेंगे हमारा बॉडी ठंडा हो जाएगा। यानी सांस कब नहीं लेंगे? यानी मृत शरीर कभी भी सांस नहीं लेता है तो उसका शरीर ठंडा रहता है। एटमॉस्फेयर के हिसाब से शरीर ठंडा रहता है। हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा शरीर का जो ऊर्जा प्रदान होता है, ऊर्जा भी मिलता है और उसके बाद से पूरा बॉडी हीटिंग रहता है, मतलब हीट करता है सांस लेने से। और अंदर से ऊष्मा छोड़ते हैं हम लोग, हल्का सा जो हवा छोड़ते हैं वो हल्का गर्म रहता है, जो हम लोग लेते हैं ये दूसरा रहता है। तो ये हम लोग देख लिए। ऊष्मा क्या कहता है? मृत शरीर कभी भी सांस नहीं ले सकता है, इसलिए उसका शरीर ऊष्मा कभी भी नहीं छोड़ सकता है, उसका शरीर ठंडा हो जाता है। या जिंदा इंसान ऑक्सीजन लेता है, मतलब सांस लेता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, उससे हमारा शरीर ऊष्मा रहता है, ऊष्मा की तरह रहता है, मतलब ठंडा ऊष्मा छोड़ता है। उसे हम ऊष्मा के बारे में देख लिए। उपचायिक क्रिया क्या होता है, मतलब कैटाबोलिक क्या होता है? अब हम कोई भी सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया और सांस लेने की क्रिया जो भी हम लिए एटमॉस्फेयर से, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अंदर पूरे शरीर में फेफड़े से डिवाइड कर दिया, चारों तरफ बांट दिया, चारों तरफ छीट दिया। तो इसी को हम कैटाबोलिक कहते हैं। बड़े चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देने को ही हम कैटाबोलिक कहते हैं। इसको हिंदी में उपचायिक बोला जाता है। अब ब्रीथिंग क्या होता है? हम लोग जानते हैं सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने में ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। जो भी हम सांस लिए और फिर हम छोड़ दिए, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को ही हम ब्रीथिंग कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है। कौन? एक होता है निश्वासन, एगो निश्वासन। एगो इंस्पिरेशन, एगो एक्सपिरेशन। इन मतलब एंट्री करना है, एक्स मतलब एग्जिट करना है। इन मतलब एंट्री करके बाहर अंदर की तरफ श्वसन को लेना है, एग्जिट मतलब बाहर निकाल देना, उस चीज को निकाल देना, मतलब निश्वासन। ये हमारा क्या होता है? ब्रीथिंग मतलब श्वास 2 टाइप का होता है, निश्वासन और एक निश्वासन। उसके बाद अगला हम टॉपिक इसी को देख लेते हैं। निश्वासन क्या हो जाता है? निश्वासन क्या होता है? हम अभी बता दिए। निश्वासन वही कहते हैं जो सांस को अंदर लेने की क्रिया को हम निश्वासन कहते हैं। उसमें बहुत सारे निम्नलिखित गैस होते हैं, बहुत निम्नलिखित गैस होते हैं जिसमें सांस अंदर लेने की क्रिया को हम निश्वासन कहते हैं। इसमें बहुत सारे गैसें होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं O2, यानी ऑक्सीजन कितना होता है? 21% अंदर जो लेते हैं हम लोग निश्वासन करते हैं तो ऑक्सीजन होता है 21%। ये CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद N2 नाइट्रोजन 78% होता है। मतलब एटमॉस्फेयर से हम लोग
इतना चीज को हम लोग निश्वासन करते हैं। मतलब अंतिम देख लिए ब्रीथिंग टू टाइप का होता है, निश्वासन निश्वासन। निश्वासन मतलब एंट्री करने का श्वसन, सांस लेने के अंदर लेने की क्रिया को ही हम निश्वासन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ऑक्सीजन O2 कितना परसेंट होता है, 21% होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। उसका नाइट्रोजन 78% होता है। इन तीनों क्रियाओं को हम लोग एटमॉस्फेयर से हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं, तो हम लोग जितना सांस लेते हैं उतना तो कभी नहीं छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम 17% छोड़ते हैं। कितना लिए, 21% लिए, लेकिन छोड़े कितना, 17%। मतलब निश्वासन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे हम लोग, 0.03%, लेकिन 4.6% छोड़े। उसका नाइट्रोजन कितना लिए, 78%, 78% छोड़ दिए। मतलब इतना में से लिए ऑक्सीजन को ही सिर्फ हमारे अंदर में एग्जिट किया गया है, एंट्री किया गया है। इतना चीज का एंट्री किया गया है, लेकिन ऑक्सीजन को ही सिर्फ एब्जॉर्ब किया गया है अपने अंदर। मतलब कि 21% ऑक्सीजन लिया, लेकिन 17% छोड़ा गया। लेकिन हमारा यूज कितना हुआ, 4%। सिर्फ ऑक्सीजन यूज हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड बन के उसमें से कितना परसेंट, 4.6% निकल ही गया। ये 0.03% हम लोग लिए थे, लेकिन 4% लिखा मिल ही गया। नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना छोड़ ही दिए। इसीलिए ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती है। हमारे सांस लेने की क्रियाएं क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती है। उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन का ही यूज होता है। इस चीज़ को समझ में इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक बताते हैं आपको। अब हम यहाँ पे फिगर से पहले समझ लेते हैं। फिगर ये देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, फेफड़ा है। फेफड़ा है, ये दो हमारा फेफड़ा है। हम लोग जानते हैं कि हमारा मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं। ये हमारे 2 फेफड़ा हो गए। सबसे पहले ये हमारा रास्ता होता है, इसके ऊपर मुख होता है, ये सबसे यहाँ होता है। हमारे सांस लेने के 10 अंग होते हैं। सांस लेने के 10 मार्ग से हम लोग फेफड़ा में पहुँचते, 10 मार्ग होता है, जो कि मानव का श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग से गुजरता है उसे हम मानव का श्वसन मार्ग कहते हैं। कौन कौन सा मार्ग होता है, सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा नासा छिद्र। पहले हम यहाँ पे फिगर को देख लेते हैं। ये फिगर हमारा है, ये हमारे शरीर का 2 फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में। दोनों फेफड़े क्या करना है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में बांट देना है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ से लेता है दोनों तरफ। अब ये ऑक्सीजन लेता है, पूरा फुल पंप किया, अब पूरे शरीर में सेल के द्वारा बांट देता है। सबसे मुख्य भूमिका निभाता है हमारे सांस लेने में ये डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ होता है, ये दोनों फेफड़ा के नीचे ये डायफ्राम होता है। ये संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है, ये संयोजी उत्तक का बना होता है ये डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम, यही रहता है कि हम कुछ भी सांस लेंगे तो ये क्या करता है, अंदर से सांस को बाहर निकालने में, मतलब ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के में सहायता करता है। कौन करता है, ये डायफ्राम। डायफ्राम मुख्य भूमिका निभाता है हमें सांस लेने के बाद छोड़ने में। सांस लेके हम लोग छोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा काम यही करता है डायफ्राम। 75% का यूज करता है, 75% सिर्फ ये फेफड़ा अपने से सांस लेता है, और 25% और 75% ये सहायता करता है सांस छोड़ने में। ये डायफ्राम यहाँ पे रहता है फेफड़े के नीचे। जब हम लोग सांस लेते हैं ऐसे खींचे, और जब अंदर से छोड़ने के लिए ये नीचे से पूरा ऊपर पुश कर देता है। नीचे से मतलब ढकेल के ऊपर फेंकता है। ऑक्सीजन लिए, फिर नीचे से ढकेलेगा, फिर वहाँ से निकल गया। सांस लिए, सांस फिर निकल गया। तो ये 75% डायफ्राम जो होता है मेहनत करता है सांस लेने के लिए। अगर ये खराब हो गया, ये टूट जाता है, आदमी मर सकता है। कभी कभी एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर गए, तो शरीर में कुछ टूटा ना फूटा, कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन डेड कर देता है, आदमी मर जाता है। तो ये डायफ्राम ही क्या होता है, नहीं यहाँ से लगा, इसका डायफ्राम ही टूट जाता है। ये डायफ्राम टूटने के बाद ऑक्सीजन लेगा तो सहायता मिलवे नहीं करेगा 75%। तो कहाँ से ऑक्सीजन ले कहाँ से हवा को छोड़ेगा, नहीं छोड़ पाएगा, इसीलिए आदमी डेड कर देता है। ये डायफ्राम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सांस छोड़ने में। ये डायफ्राम यूज अगर जिसका खराब हो जाता है वो व्यक्ति मर जाता है। ये 75% योगदान करता है सांस छोड़ने में। सबसे महत्वपूर्ण योगदान डायफ्राम ही निभाता है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, नीचे से ये फेंकने का काम करता है। ऑक्सीजन लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाता है, और जब हम छोड़ेंगे तो फिर ये टेढ़ा हो जाएगा, मतलब धक्का दे देगा ऊपर। हवा लिए फिर हवा को छोड़ दिए।
तो ये डायफ्राम बहुत हमारा सांस छोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे इस देख लीजिए अलग अलग यहाँ पे इस 10 टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है नासा छिद्र। नासा छिद्र हमारा ये होता है नाक में, ये नासा छिद्र हो गया, ये दोनों छिद्र, इसमें बालनुमा संरचनाएं होती हैं, मतलब बाल होती है, इस तरह के बाल होती है। इसका काम की बाल का काम यही रहता है, जो भी हम ऑक्सीजन यहाँ से एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो इसमें धूल कण मिट्टी वगैरह आ जाता है, तो इस बाल का काम यही रहता है कि यहाँ पे रोक देना, ये बाल का काम करता है। ये नासा छिद्र। नासा का पार्ट वही होता है जिसको नासा का पार्ट वो होता है जिसको कि हम यहाँ पे हमारे नाक के ऊपर चिपचिपा, कभी भी इसमें उंगली डालिए तो यहाँ पे चिपचिपा रहता है। यहाँ पे दूसरा हमारे नाक का ये दूसरा भाग है जो कि एकदम चिपचिपा रहता है, जो कि क्या रहता है उसमें ओल्फैक्टस ग्लैंड रहता है, जिसके कारण ये चिपचिपा रहता है। यही चिपचिपा हम लोग सोचते हैं कि सर्दी हो गया, लेकिन सर्दी नहीं, वहाँ पे हमेशा चिपचिपा रहता है। यही सर्दी के कारण वहाँ पे चिपचिपा रहता है। यहाँ से नाक बाल से जो भी हमारे एटमॉस्फेयर से यहाँ तक गया बाल, उसको रोक लिया धूल कण मिट्टी को, उसके बाद जो छोटे छोटे बच जाता है और ऊपर तक चले जाते हैं, यानी कि इसमें नासा का पार्ट में। तो नासा का पार्ट क्या करता है, उसी चिपचिपा वहाँ उसमें संरचनाएं होती हैं जो कि उसको अपने अंदर चिपका लेता है, जो कि चिपका लेते हैं हम लोग 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन के बाद इसमें नाक से पूरा खखोर के नकटी निकाल के इसे फेंक देते हैं। तो यही रहते हैं यहाँ पे नासा का पाल में, जो कि एकदम चिपचिपा रहता है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रासनी। उसके बाद ग्रासनी में चला जाता है हमारा हवा। ग्रासनी के बाद लैरिंक्स में जाता है। ग्रासनी उस ये वाला नली में चल जाता है। उसके बाद लैरिंक्स आ जाता है। लैरिंक्स यहीं पे होता है, ये हम लोग का जो निकला हुआ रहता है ये भाग, इसको लैरिंक्स बोलते हैं। यहाँ पे फिगर में देख लिए, इस टाइप का निकला हुआ भाग को लैरिंक्स बोलते हैं। इसे हम साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। लैरिंक्स, इसको लैरिंक्स इंग्लिश में और हिंदी में स्वरक तंत्र बोलते हैं हिंदी में। यही से हम लोग का आवाज़ होता है। इसको हम वैसे ही से कर देते हैं, आवाज़ हमारा उस टाइप का आता है, कंपन करता है, मतलब यहीं से हमारा साउंड उत्पन्न होता है। ये इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। ये पक्षियों में लैरिंक्स नहीं होता है, साइनेक्स होता है। पक्षियों का आवाज़ कुछ अलग टाइप का होता है, वो साइनेक्स के कारण। हमारा ये साउंड बॉक्स हो, पक्षियों में साउंड बॉक्स साइनेक्स के कारण, साइनेक्स होता है, इसके कारण पक्षियों का आवाज़ आप जानते हैं कैसा होता है, साइनेक्स के कारण होता है। हम लोग का आवाज़ लैरिंक्स की वजह से ही हम लोग का ये होता है, लैरिंक्स होता है। पक्षियों में साइनेक्स होता है। यही हमारा लैरिंक्स जो होता है, इसमें इसी से जुड़ा होता है ग्रासनली और ग्रासनाल, मतलब फूड पाइप और वायु मार्ग, जिससे हवा जाता है और जिससे खाना जाता है, यहीं से जुड़ा होता है। इसी में रहता है, जैसे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे 2 टाइप का आ गया, इसी में ये बीच में रहता है। इसी को कहते हैं एपिग्लैटिक्स। इसका इसी साउंड बॉक्स के अंदर होता है एपिग्लैटिक्स। इसका काम रहता है कि इधर खाना भेजो, इधर एयर भेजो, मतलब यहाँ से हम लोग लिए मुंह से, नाक से भी हवा गया, मुंह से भी हवा गया। यहाँ साउंड बॉक्स के अंदर एपिग्लैटिक्स होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे ट्रैफिक का काम करता है, मतलब ट्रैफिक का काम करता है। तुम बोलो हवा तुम इधर जाओ और खाना तुम इधर जाओ, ये ट्रैफिक का काम यही करता है। यहाँ पे बैठ के यही क्या करता है, बंद हो जाता है एक साइड से, तो इधर खाना चला जाता है, और हवा आता है तो इस साइड बंद हो जाता है, इधर हवा आ जाता है फेफड़ा में। यही पीछे जाने के बाद सीधे से दोनों फेफड़ा में डिवाइड हो जाता है आगे से, और पीछे से जो आ रहा है वो एकदम पेट में चला जाता है ऐसे। इस चीज़ को देख लिए हम लोग, एपिग्लैटिक्स इसी लैरिंक्स के अंदर ही एपिग्लैटिक्स होता है। पक्षियों में साइलेंस होता है, जिसे हम साउंड बॉक्स होता है, हम लोग साउंड बॉक्स का काम करता है। उसके बाद ट्रैकिया, श्वास नली, ट्रैकिया ये हो गया हमारा। उसके बाद ये फेफड़े में आने के लिए ये रास्ता होता है, ये जो कि जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, ये हो गया ट्रैकिया। और इस ट्रैकिया मांसपेशी का होता है, तो ये पाइप है, समझिए एक पाइप है ट्रैकिया, तो इसमें ये सी टाइप का कार्टिलेज होता है, सी टाइप का हड्डी होता है, ये कमजोर हड्डी होता है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये अगर कार्टिलेज नहीं रहेगा ना तो पाइप चिपक जाएगा, सांस लिए एकदम चिपक गया, उधर से सांस छोड़िए नहीं पाएंगे तो आदमी डेथ कर जाएगा। इसीलिए इसमें
कमजोर टाइप का कार्टिलेज रहता है, हड्डी रहता है, छोटा पतला पतला हड्डी रहता है जो कि एकदम पाइप को खुला रखता है, उसमें चारों तरफ रिंग की तरह रहता है, सी टाइप का रहता है। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रेकिया। यही होता है ट्रेकिया। उसके बाद होता है ब्रांचाई मतलब ब्रोंकाई। उसके बाद ट्रेकिया के बाद ये दोनों रास्ता हो गया ब्रोंकाई, ये हो गया हमारा दोनों ब्रोंकाई। और उसके बाद ब्रोंकाई के बाद ये सब जो इधर सब ब्रोंकाई के बाद ये सब बिछड़ा है, इसको ब्रोंकाई हो गया। इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकियोलेस। उसके बाद आ जाता है ये संरचना गुच्छा टाइप का दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं अल्वेली। हमारा ऑक्सीजन आया इतना नसाची, नसापात, ग्लासनी, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वेली तक आ गया। हमारा ये गुच्छा नामक संरचनाएं होती है, हम लोग ऑक्सीजन नाक से लेते हैं, इतना दूर से गुजरकर नसाचित, नसापात, कपाट, उसके बाद ग्लासनी, लैरिंक्स, ट्रेकिया, नसाचित, नसा कपाट, ग्लासनी, लैरिंक्स, उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, उसके बाद एल्वेली, उसके बाद ब्लड, उसके बाद सेल। अल्वेली का काम यही रहता है, यहाँ तक हम लोग देख दिए एल्वेली। ब्रोंकाई का देख लीजिए डिवाइड किया रहता है, उसके बाद इसी में अल्वेली रहता है, ये अल्वेली। इसका काम यही रहता है, सिर्फ मुख्य काम यही निभाता है, यहाँ से ऑक्सीजन आया यही का करता है, अब एल्वेली से छोड़ देता है, किसमें, हमारे शरीर में। शरीर से हमारा क्या करता है, ये ब्लड में छोड़ देता है। ब्लड में छोड़ने के बाद ये सेल के पास जाता है। सेल में हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो सेल के चैप्टर में जाकर पढ़ लीजिएगा। इस साइकिल को चलने की क्रिया को हम क्रेवस चक्र बोलते हैं। इस साइकिल को चलने की क्रिया को हम क्रेवस चक्र बोलते हैं, जो कि ब्लड से ही होता है। ये सेल को दे देता है, फिर उधर से क्या करता है, फिर वापस आता है, फिर वैसे ही साइकिल हमेशा चलते रहता है गोल गोल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, कौन, ऑक्सीजन ले जाके दे देता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाके दे देता है। ये हमारा सांस लेने की क्रियाएं होती है। सबसे पहले हम इधर से सांस लिए, इसमें एब्जॉर्ब किया, एल्वेली से बाहर निकला, और फिर यहाँ पे ये सब खड़ा रहता है कि यहाँ से हम सांस छोड़े, फिर यहीं से अंदर घुसा, वहाँ से सांस छोड़े, फिर यहीं से छोड़ा। डायफ्राम के बारे में बता दिया था, ये 75% योगदान करता है हमारे सांस छोड़ने की क्रिया में। हम लोग यहाँ से सांस लिए और 25% अपने से छोड़े। ये अगर खराब हो जाता है तो मनुष्य डेथ कर जाता है, मर जाता है। इस चीज़ को हम लोग सब चीज़ को देख लिए फेफड़े में। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद अगले टॉपिक को हम बताते हैं। अब इस फिगर को अच्छे से समझ गए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग एक बार नॉर्मली सांस लेते हैं तो कितना सांस लेते हैं, तो एक बार में 500 ml का जो पेप्सी का बोतल होता है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, 500 वाला पेप्सी का जो बोतल होता है, 500 ml ही हम एक बार में सांस लेते हैं। नॉर्मल सांस लिए, एक बार लिए, पूरा खींचे तो ये कितना हो जाता है, 6000 ml एक बार में हम लोग सांस लेते हैं। मतलब एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं, और अधिकतम हम लोग ये 6000 ml सांस ले सकते हैं। अधिकतम एक बार में 500 ml सांस लेते हैं, अधिकतम सांस खींचेंगे तो 600 ml सांस हम लोग खींच सकते हैं। हम लोग जानते हैं जिसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होता है तो उसमें वार्ड में लेटा के उसे ऑक्सीजन लगाया जाता है। जो नाक में ऑक्सीजन लगाया जाता है तो अपने से ऑक्सीजन छोड़ता है, यहीं से खींचता है, यहीं से छोड़ देता है, यहीं से खींचता है, यहीं से छोड़ता है, तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन मिलता है। जिसको सांस खींचने में भी दिक्कत होता है, मतलब फिर यहाँ पे ये होता है ना एल्वेली, इसमें प्रॉब्लम होने से हम लोग सांस को खींच नहीं सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। इसी में प्रॉब्लम, एल्वेली में प्रॉब्लम के कारण हम लोग सांस लेते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं। अब उसे हम वार्ड या फिर हॉस्पिटल में लेटा के वहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, वहीं से दे दिया जाता है। अगर उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है तो उसे आईसीयू में लेटाया जाता है। आईसीयू में लेटा के इसमें नाक से पाइप डाला जाता है अंदर, तो उसे वेंटिलेटर मशीन पे लेटाया जाता है। वेंटिलेटर मशीन कहते हैं, उसमें हमेशा डॉक्टर या नर्स मिलता है। तो उसमें पाइप के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, वो पंपिंग मशीन की तरह पंप करता है और छोड़ता है, ऑक्सीजन को ठेला फिर खींचता है वेंटिलेटर मशीन में। जिसे हम वेंटिलेटर मशीन में देख के ऑक्सीजन देते हैं, तो उस समय उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की क्रिया नहीं हो पाती है, उसलिए वेंटिलेटर मशीन में लेके जाता है। यह मनुष्य का वेंटिलेटर मशीन जो होता है मनुष्य का आखिरी
होता है, जैसे आखिरी स्टेज होता है, यहाँ पे मनुष्य बच भी सकता है और मर भी सकता है। वेंटिलेटर मशीन में लेके जाया जाता है, जो सांस लेने छोड़ने में बहुत असमुख हो जाता है, नहीं ले पाता है, इसीलिए वेंटिलेटर मशीन में ले जाता है। तो उसे ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी दिया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। ऑक्सीजन को हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन को नहीं ले सकते, 100% ऑक्सीजन को लेंगे डायरेक्ट तो हमारे फेफड़े जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उस पर चोट लगेगा, उसके चोट लगने के कारण बहुत सारी हानि हो सकती है। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे चीज़ को मिला दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो वेंटिलेटर मशीन में ऑक्सीजन में हीलियम मिलाया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वेंटिलेटर मशीन में ऑक्सीजन में हीलियम मिलाया जाता है। अगर नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है, N2। ऊंचाई पे पर्वत या पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग हवा लेने के लिए, हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए हीलियम को मिलाते हैं, हीलियम मिलाया हुआ रहता है। ऊंचाई पे जाते हैं तो ये ऑक्सीजन का जो सिलेंडर रहता है जिसमें हीलियम मिला हुआ रहता है। और इस चीज़ को देख लिए। और यहाँ पे व्यक्ति, हम लोग जानते हैं व्यक्ति एक बार में 16 बार सांस लेता है, 15 से 17 बार इसे लिखा रहता है। मनुष्य एक बार में 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। और वही सोते समय 12 बार ही सांस लेता है। अगर आदमी सोया हुआ है तो सांस 1 मिनट में 12 बार लेता है, लगभग 12 बार लेता है। इसे 12 बार लिखा रहता है, लेकिन लगभग 12 बार में 1 मिनट में सांस लेता है। और सोते समय 12 बार लेता है और जगते समय 16 बार लेता है। और छोटा जो बच्चा होता है 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेता है। छोटा सा उसका छोटा सा फेफड़े होता है, छोटा सा आराम से सांस लेता है, 25 से 26 बार में सांस लेता है। मनुष्य जो होता है 16 बार और सोते समय 12 बार लेता है। इस चीज़ को हम अच्छे से देख ले। यहाँ पे हमारा श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।